हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी क्यूट सी फीमेल लीड यनचिंग के साथ, जो कि मजे में सो रही होती है। तभी यहाँ पर उसके मास्टर आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि उसने सारी किस्मत के धागों को मैस कर चुकी होती है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाते हैं और यनचिंग उठ जाती है और पूछती है कि मास्टर क्या हुआ है। तो ये कहते हैं कि तुम मुझसे पूछती हो क्या हुआ है, ये देखो तुमने सारी किस्मत के धागों के साथ क्या करी। मैंने तुम्हें बोला था ना कि इन्हें तुम्हें केयरफुली संभालना है। तो यनचिंग कहती है कि मास्टर सॉरी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और गलती से सो गई। मास्टर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी अब इस हरकत की वजह से हेवेंस नाराज हो गए होंगे। तो यनचिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मास्टर मैंने ये जानबूझ के नहीं की, बताओ अब मैं क्या करूं। तो मास्टर कहते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे हेवेंस विजिट करना पड़ेगा और वहां पर भी जाने के लिए एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है, तो मुझे 10 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए जब तक के लिए तुम इंसानी दुनिया में जाओ और ये लो, इस बुक में उन सभी के बारे में लिखा हुआ है जिनकी किस्मत खराब हो गई है और अब तुम्हें जाकर उनकी किस्मत को फिक्स करना है। तो यनचिंग पूछती है कि मास्टर मैं माउंटेन के नीचे इंसानी दुनिया में कैसे जाऊंगी। तो मास्टर कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए राइड प्रिपेयर कर दिया। और फिर वो उसे उसकी सीनियर सिस्टर का एड्रेस दे देते हैं और बताते हैं कि तुम उसके साथ जाकर रह सकती हो, जो कि इंसानी दुनिया में जाकर नॉर्मल लाइफ जी रही है। फिर शाफिन अपना बैग लेकर बाहर निकलती है और पूछती है कि मास्टर आपने मेरे लिए कौन सी राइड तैयार करें। तो मास्टर उसे स्कूटी दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इससे जाओगी। और फिर वो अपना फोन लेकर कहते हैं कि अब मैं बहुत बिजी हूँ तो तुम जाओ अपना। यनचिंग स्कूटी से जाने के लिए खुश नहीं होती, पर वो सोचती है कि चलो अब मुझे अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। फिर हम इस ड्रामा के मेन लीड शैन को देखते हैं, जो कि कार चला के जा रहा होता है। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा कॉल करती है और कहती है कि तुम अभी इसी वक्त माउंटेन जाओ मैच मेकर टेम्पल में, ताकि मैच मेकर तुम्हारी कोई शादी करवा सके। शैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ और इन्वेस्टर से मिलने जा रहा हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम अब 30 साल के हो गए हो और अभी तक तुमने शादी नहीं की, क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो। तभी हम यनचिंग को देखते हैं, जो कि स्कूटी चलाते हुए आ रही होती है। जैसे वो सामने कार देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी से ब्रेक मारने लगती है, पर ब्रेक्स काम ही नहीं करते। और यहाँ पर शैन अपनी ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि ग्रैंडमा आप क्यों ना गॉड से कह दो कि वो आपकी ग्रैंड डॉटर इन ऊपर से नीचे उतार दे ताकि मुझे मिल जाए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो भी देखता है कि सामने कोई लड़की स्कूटी से आ रही है। अब ब्रेक तो काम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर यनचिंग को अपनी सुपर पावर्स यूज करनी पड़ती है और वो जल्दी से मैजिक से शैन की कार को रोक देती है। और तभी शैन का सर टकरा जाता है और वो बेहोश होने लगता है। फिर यनचिंग जल्दी से उसके पास पहुंचती है और पूछती है कि हेलो क्या तुम ठीक हो। शैन कहता है कि मुझे बीआई होटल लेके चलो, कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 606 में। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। फिर यनचिंग सोचती है कि चलो इसे लेकर चलती हूँ। फिर वो उसे घसीटते हुए लेकर होटल आ जाती है और लोग भी इन लोग को देखने लगते हैं। फिर स्टाफ पूछती है कि क्या यहाँ पर आप डिलीवरी करने आई है। तो यनचिंग कहती है कि हाँ मैं इसे डिलीवरी करने आई हूँ। और फिर वो स्टाफ से रूम नंबर 606 का पता पूछकर शैन को रूम में ले आती है और फिर उसे बेड पे लेटा के कहती है कि चलो अब मैंने तुम्हें यहाँ पे डिलीवर कर दी तो मैं जाती हूँ। पर तभी शैन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी यनचिंग शॉक हो जाती है कि किस्मत का धागा हम दोनों के हाथों से क्यों टाई हो गया। फिर वो अपने मास्टर की बात याद करती है कि उसने सारी चीजें मैस कर दी। यनचिंग सोचती है कि यानी शादी के धागे की किस्मत में मैंने अपनी भी किस्मत जोड़ ली। फिर वो इस धागे को खोलने जा रही होती है, पर तभी वो देखती है कि मैजिकली वो धागा खुद ही गायब हो गया। और फिर ये समझ जाती है कि अब तो ये धागा असर करना शुरू करेगा और इसकी वजह से अब वो दोनों इंटीमेट होंगे। और फिर दोनों को ही ड्रग वाला नशा चढ़ने लगता है और दोनों ही एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यनचिंग की नींद खुलती है तो उसे होश आता है और वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसे कैसे किसी इंसान के साथ सो सकती हूँ। सच में ये किस्मत का धागा कितना ज्यादा पावरफुल था। फिर ये जल्दी से अपने कपड़े पहनकर यहाँ से चली जाती है और अपनी सीनियर सिस्टर का एड्रेस यहीं पर ही भूल जाती है। फिर शैन भी जब उठता है तो वो अपना तैयार होकर निकल रहा होता है और तभी वो ये एड्रेस वाला पेपर देख लेता है। फिर यहाँ पर जैसे अस्टिन आता है तो वो इसे बताने लगता है कि बॉस आपको कॉन्फ्रेंस रूम 606 में आना था, होटल रूम 606 में नहीं। क्लाइंट आपका पूरा दिन वेट करते रह गया पर आप आए ही नहीं। फिर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम इस एड्रेस को ढूंढो। यनचिंग भागते हुए जल्दी से होटल के बाहर आ जाती है और सोचती है कि अब मुझे जल्दी से यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। वो अपनी मैजिक पावर्स यूज करने लगती है पर उसकी पावर्स काम ही नहीं करती, तो ये सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों। फिर वो खुद ही समझ जाती है कि मैं किसी इंसान के साथ सो गई इसलिए मेरी पावर चली गई। फिर सोचती है कि जाने दो, पहले मैं अपनी सीनियर सिस्टर के पास पहुंचती हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। जैसे ही अपना बैग चेक करती है तो उसमें इसे उसकी सीनियर
सिस्टर का एड्रेस वाला पेपर मिलता ही नहीं है और फिर ये अपसेट हो जाती है कि मैंने उसे भी खो दी। फिर ये सोचती है कि चलो मेरे पास जेड है, मैं इसका यूज करके अपनी सीनियर सिस्टर को कांटेक्ट करती हूँ। और फिर वो अपनी सीनियर के घर पहुंच जाती है और उसका घर देखकर बहुत ही खुश होती है और पूछती है कि वैसे मैं आपसे हमेशा जानना चाहती थी कि आखिर आप नॉर्मल लाइफ जीने के लिए यहाँ पर क्यों आ गई। तो वेन कहती है कि मुझे कल्टीवेशन करके इमॉर्टल नहीं बनना था, मैं तो बस एक रिच लड़का ढूंढकर एक आराम वाली लाइफ जीना चाहती हूँ। और देखो तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह सकती हो, लेकिन याद रखना हम दोनों साथ में मिलकर रेंट भरेंगे आधा आधा, तो तुम अपना रेंट 3000 पे करोगी। यंचिंग को ये बहुत ज्यादा लग रहा होता है। तो वैन कहती है कि देखो ये माउंटेन नहीं है जहाँ पर सारी चीजें फ्री में हो, यहाँ की लाइफ बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, तो तुम्हें अफोर्ड करना ही पड़ेगा। फिर यंचिंग अपनी बुक निकाल कर चेक करने लगती है कि आखिर वो अपने पावर को वापस रिस्टोर कैसे करेगी। उसमें लिखा होता है कि अगर कोई कल्टीवेटर एक्सीडेंटली अपनी किस्मत का धागा किसी इंसान के साथ जोड़ लेती है तो उसकी सारी पावर चली जाएगी, लेकिन अगर उस इंसान के साथ क्लोज कांटेक्ट किया जाए तो थोड़ी थोड़ी पावर्स मिलती रहेगी। पर अगर पूरी पावर रिस्टोर करनी है तो लाल धागे के बॉन्ड को तोड़ना होगा और उसका तरीका ये है। फिर वो आगे जैसी पेज पलटाती है तो आगे के पेज मिसिंग होते हैं। फिर ये अपसेट हो जाती है कि अब मैं क्या करूंगी। फिर ये याद करती है कि मैंने जिस इंसान के साथ नाइट स्पेंड की थी उसका नाम शैन है और वो कोई कंपनी का सीईओ है और अभी तो मैं बहुत ही गरीब हूँ और ना मेरे पास कोई सुपर पावर्स है, तो चलो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए मैं उसकी कंपनी जाती हूँ। मैं ऐसे पैसे भी कमा लूंगी और उसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट करके शायद मेरी मैजिकल पावर भी रिस्टोर कर लूंगी। यंचिंग को अपना ये प्लान बहुत ही पसंद आता है और वो बहुत ही खुशी खुशी नेक्स्ट डे कंपनी जाने के लिए निकल जाती है और उसी वक्त ही शैन अपनी कार से उसके घर की तरफ जा रहा होता है। फिर जैसे ही वैन दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर शैन अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है। असिस्टेंट बताने लगता है कि ये शैन ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं। शैन पूछता है कि क्या कल रात तुम ही मेरे साथ होटल रूम में थी। देखो डरो मत, तुम्हारा एड्रेस होटल रूम में छूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और वो उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्टेटस देने के लिए भी तैयार हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। फिर यहाँ यंचिंग शैन की कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है और वो बाकी इंटरव्यूअर्स को बातें करते हुए सुनती है जो कि कंपनी की एप्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यंचिंग सोचती है कि मुझे भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन पता करना होगा। फिर वो अपनी जेड की मैजिकल पावर का यूज करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेती है और फिर जैसे उसका इंटरव्यू का नंबर आता है तो वो सारे इंटरव्यूअर के जवाब बहुत ही अच्छे से दे देती है क्योंकि अब उसे सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई है। फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो वो बताती है कि मैं 5 साल से मैच मेकर का काम कर रही हूँ और मैंने अब तक 3330 कपल की शादी करवा चुकी हूँ और 500 टूटी हुई मैरिज को भी जोड़ चुकी हूँ। और वो इन लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए उन सारे कपल्स की फोटोज वगैरह भी दिखाने लगती है और वेडिंग कैंडल्स भी देने लगती है। तो एक इंटरव्यूअर कहती है कि आखिर हम तुम पर बिलीव कैसे करें, क्या पता तुमने फोटोशॉप करके आई होगी। तो भी बाकी इंटरव्यूअर्स यंचिंग को पहचान जाती हैं और कहती है कि अच्छा तुम ही हमारी मैच मेकर हो, तुम्ही ने मेरे हस्बैंड से मुझे मिलवाई थी और हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। फिर बाकी सारे इंटरव्यूअर्स यंचिंग से इम्प्रेस होते हैं, इसलिए वो लोग उसे तुरंत ही जॉब के लिए हायर कर लेते हैं और वो उसे कोई अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए भेज देते हैं। यंचिंग जैसे ही बाहर निकलती है तो वो शैन से टकरा जाती है और उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही है और फिर डरती है कि कहीं ये भी मुझे पहचान न ले। तभी यहाँ पर एम्प्लॉयज बताने लगते हैं कि मिस्टर शैन, हमने इस एम्प्लॉय को अब भी हायर किया है और ये बहुत ही अच्छी है और इसका नाम यंचिंग है। तो शैन कहता है कि अगर ये लड़की इतनी ज्यादा केपेबल है तो मैं इसे अपनी नई सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर तो ये बहुत ज्यादा खुश जाती है कि इसने मुझे पहचाना भी नहीं और अब मैं उसकी सेक्रेटरी बन गई हूँ। अब मेरे पास कई सारे चांसेस है उसके आसपास रहने के, जिसका मतलब है कि अब मुझे मेरी पावर्स मिलने वाली है। कितनी खुशी की बात है। फिर हम यहाँ वैन को देखते हैं जो कि शैन का कार्ड देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। तभी इतने में यंचिंग घर आ जाती है तो ये जल्दी से कार्ड को छुपा लेती है और यंचिंग इसे बताने लगती है कि मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तो वो वैन कहती है कि तुम्हारे पास तो पावर्स होंगी ना, तो तुम मैजिक से यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो यंचिंग बताने लगती है कि मेरी सारी पावर्स जा चुकी है और अब मैं किसी इंसान से कम नहीं हूँ। तो वैन पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो ये बताती है कि एक गलती से मैंने सारे किस्मत के धागों को टैंगल कर दी और एक्सीडेंटली अपनी भी किस्मत एक इंसान के साथ जोड़ ली। तो वैन पूछती है कि जिस इंसान के साथ तुम्हारी किस्मत जोड़ी है क्या उसका नाम शैन है। तो यंचिंग ये सुनकर कहती है कि हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता। फिर वैन सब समझ जाती है और सोचने लगती है कि यानी इसने उस मिस्टर शैन के साथ नाइट स्पेंड करी है, तभी वो रिच सीईओ इसे ढूंढते हुए घर पे आया था। फिर वैन बताती है कि उस दिन मैं होटल के पास से गुजर रही थी और मैंने तुम दोनों को साथ देख ली थी। तो यंचिंग कहती है कि अच्छा। फिर वैन कहती है कि वैसे वो सीईओ शैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच है, तो क्या तुमने कभी इस बारे में सोची हो कि तुम अपनी कल्टीवेशन को गिव अप कर बंदे को डेट करो। तो यंचिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर डेटिंग करने और शादी करने में अच्छा क्या है, मेरा ड्रीम तो कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बनना है। तो वैन कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस दुनिया में कोई भी अच्छे सिंगल मैन नहीं है और तुम्हें पता है वो जो सीईओ शैन है
वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है और वो अपनी एम्प्लॉयज को भी हैरेस करता है, तो तुम बच के रहना। ये सुनकर तो यंजिंग भी डर जाती है और फिर वो वैन से पूछती है कि वैसे अगर सारे मैन इतने बुरे हैं तो तुम एक रिच लड़की से शादी क्यों करना चाहती हो। वैन कहती है कि ये मुझे अब जाके पता चला ना, इसलिए अब मैंने भी सोच ली हूँ कि मैं वापस से अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू करूंगी। यंजिंग कहती है कि मुझे ये सब रिमाइंड करने के लिए थैंक यू, मैं केयरफुल रहूंगी। तो वैन कहती है कि वैसे मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी थी कि मैं यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और पे रहने के लिए जा रही हूँ। तो ये कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, हम दोनों साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। और फिर यंजिंग जैसी कार्ड को देख लेती है तो वैन उसे छुपा लेती है और उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड ने एक घर ढूंढी है और उसे मुझे बताइए कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन होगा। तो यंजिंग कहती है कि कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं, आप मुझे अपनी फ्रेंड का नाम बताओ, मैं सीनियर ब्रदर को कहकर उसके बारे में पता करूंगी। वैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अच्छे के लिए सब कर रही हो, लेकिन मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सही गलत जानती हूँ, तो तुम अब मेरी फिक्र करना बंद करो। मैं तो बस एक अकेली और शांत जगह जाकर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहती हूँ। तो यंजिंग मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं आपको सपोर्ट करूंगी। वैन अपने मन में सोचती है कि यंजिंग तुम्हें ही इतनी अच्छी लाइफ नहीं जीनी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से इतना अच्छा मौका जाने नहीं दे सकती। फिर नेक्स्ट डे वो अपना लगेज लेकर बाहर निकलती है और यहाँ पर शैन का स्टैंड उसे कार लेकर पिक करने आया होता है। तभी वैन के नेबर अंकल उसे पूछ लगते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ से शिफ्ट होने जा रही हो और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वैन बताती है कि नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड का असिस्टेंट है। अंकल पूछते हैं कि क्या तुम्हारी शादी किसी रिच फैमिली में हो रही है। तो वैन अंकल को बहुत ही रूडली जवाब देती है और कहती है कि आप साइड हटो, और वो जाकर कार में बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जब शावेन यहाँ पर पहुंचती है तो उसके नेबर अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारी कजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से जा चुकी है। तो यंजिंग कहती है कि अंकल आपको गलतफहमी हुई है, वो कहीं और पे रहने के लिए जा रही है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के घर पे। तो अंकल कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, उसने मुझे पर्सनली बताई थी कि जो बंदा उसे पिक करने आया वो उसके बॉयफ्रेंड का असिस्टेंट है। पर फिर मैंने उससे और सवाल किया तो उसने मुझे रूडली जवाब दी और यहाँ से चली गई। फिर यंजिंग सोचने लगती है कि यानी क्या मेरी सीनियर सिस्टर कल्टीवेशन नहीं बल्कि शादी करने गई है, लेकिन आखिर उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला होगा। दूसरी तरफ यहाँ वैन शैन के घर पे पहुंच जाती है और वो अपनी नई रिच लाइफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसके पास ये सारी महंगी ज्वेलरीज है और इतना बड़ा घर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंजिंग कंपनी में काम करने पहुंच जाती है और जो उसकी सुपरवाइजर होती है वो उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है और चिल्लाती है कि यहाँ पर ID बैच पहन के रहना है क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारे इस महीने का बोनस कट होगा और अब तुम्हारा काम है सभी 30 एम्प्लॉयज के लिए कॉफी लेकर आना। और वो सभी के चॉइसेस उसे बताने लगती है। तो यंजिंग कहती है कि इतनी सारी डिमांड्स, आप लोग यहाँ पर काम करने आते हैं या फिर खाने पीने। तो सेक्रेटरी वांगी से चिल्लाती है कि तुम चुपचाप से अपना काम करो और अगर तुमने एक भी चीज गलत करी ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। फिर यंजिंग सोचती है कि चलो वो तो अच्छा हुआ कि हम कल्टीवेटर्स की मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फिर यंजिंग जैसी सारी कॉफी लेकर आती है तो लिफ्ट में जाने लगती है, पर तभी लिफ्ट बंद हो गई थी, इसलिए यंजिंग यहाँ पर गिरने वाली होती है और इतने में शैन यहाँ पर आकर उसे गिरने से बचा लेता है और उसे समझाता है कि अगली बार से केयरफुल रहना। यंजिंग सोचती है कि अब मुझे अपनी मैजिकल पावर्स रिस्टोर करने के लिए इसके साथ क्लोज कांटेक्ट में आना होगा, लेकिन आखिर ये मैं कैसे करूंगी, चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। और फिर वो उसे टच करने जा रही होती है और इतने में वो पीछे टर्न हो जाता है। फिर यंजिंग जल्दी से बहाना बनाती है कि एक्चुअली में मैं एलिवेटर का बटन दबाने जा रही थी। फिर असिस्टेंट इसे समझाने लगता है कि देखो तुम बस यहाँ पर अपनी जॉब करो और हमारे CEO के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। तो यंजिंग कहती है कि मिस्टर शैन मेरे जैसे फोएनिक्स के लायक थोड़ी ना है। तो ये सुनकर शैन भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या बोली। तो यंजिंग कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मेरी नज़र में आप गाजर और मूली से कम नहीं हो। तो शैन और भी ज्यादा शॉक होता है कि तुम मुझे किन सारी चीजों से कंपेयर कर रही हो। तो ये कहती है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, और फिर वो इसे गुड बाय बोलकर जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। फिर यहाँ शैन अपने ऑफिस में आ जाता है और उसका असिस्टेंट उसे काम के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है। तो शैन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ और दिखने में भी अनअट्रैक्टिव हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ऐसा कैसे हो सकता है, आपके लिए तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और अनअट्रैक्टिव तो हम जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं। तो शैन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सीखा, तो ठीक है आज मैं डिनर में गाजर और मूली खाऊंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर यंजिंग की भी ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और वो घर जाने के लिए निकल रही होती है, पर इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी वांग आ जाती है और उसे काम देती है कि तुम अभी रॉयल होटल जाओ मिस्टर शैन को पिक करने के लिए। तो यंजिंग कहती है कि लेकिन अभी तो मेरी काम की छुट्टी भी हो गई और मुझे कुछ काम भी है। तो सेक्रेटरी वांग से चिल्लाती है कि तुम्हें कंपनी में कंपनी के काम को पहले रखना होगा, और वो तो अगर असिस्टेंटली मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड की गिफ्ट लाने में बिजी ना होता तो तुम्हें तो इस काम का मौका भी नहीं मिलता। तो ये सुनकर ही शॉक होती है और कहती है कि क्या मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड भी है। तो सेक्रेटरी वांग कहती है कि आखिर तुम कितनी डिसअपॉइंटेड हो रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर शैन की अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं भी होती ना तो भी वो तुम जैसी लड़की को तो लाइक नहीं करेंगे। यंजिंग सोचने पड़ जाती है कि अगर उसकी पहले से गर्लफ्रेंड थी तो वो होटल क्यों गया हुआ था। और फिर ये बाहर आने के बाद अपनी सीनियर वैन की बात याद करती है कि उसने इसे बताई थी कि वो CEO शैन एक नंबर का प्ले बॉय है,
फिर ये बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि जरूर वो वहाँ पर किसी लड़की के साथ होटल रूम में जाने वाला होगा। मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। फिर ये कार को देखकर सोचती है कि मैं तो हमेशा उड़कर जाती हूँ, तो मुझे तो कार ड्राइव करना आता ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगी। तभी इसे इसकी स्कूटी दिख जाती है और ये सोचती है कि चलो इसी से जाती हूँ। फिर वो होटल के बाहर पहुंच जाती है। तभी इसका जेट चमकने लगता है और इसका सीनियर ब्रदर उसे कांटेक्ट करता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आई हुई है। तो ये कहती है कि आप मुझसे पूछो मत, मैंने गलती से अपनी किस्मत का धागा एक इंसान के साथ जोड़ ली और अब मेरे पास कोई पावर नहीं है। और बुक में वो पेजेस गायब है जिसमें धागे का बॉन्ड तोड़ने का मेथड लिखा था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं उस पर्सन के आसपास रहने के अलावा। तो सीनियर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करूंगा। तो यंचिंग बहुत ही खुश होकर अपने सीनियर को थैंक यू बोलने लगती है। तभी शैनी से देख लेता है और उसके पास आ जाता है और वो इतना ड्रंक होता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तो यंचिंग कहती है कि किसी से भी नहीं, और वैसे बॉस मैं यहाँ पर आपको पिक करने आई थी, तो चलो जल्दी से बैठ जाओ। तो शैन इसकी स्कूटी देखकर कहता है कि तुम चाहती हो मैं इस पे बैठूं। तो ये कहती है कि हाँ, और वो सोचती है कि अभी अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स होती तो मैं आपको उड़ा के लेके जाती। फिर यहाँ पर शैन के क्लाइंट्स भी आ जाते हैं जो कि बहुत ही ड्रंक होते हैं और ये लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर शैन की सेक्रेटरी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसे टच करने जा रहे होते हैं। तो शैन इन लोग को मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी को टच करने की, और वो इन लोग को चिल्लाता है कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ कभी बिजनेस डील नहीं करूंगा। तो यंचिंग तो उसके ऐसे बिहेवियर से खुश हो जाती है, पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए, मैं बस इस धागे की मैजिकल पावर की वजह से इसके बारे में अच्छा सोच रही हूँ और कुछ नहीं। और फिर शैन यहाँ मान जाता है उसके साथ स्कूटी पे बैठने के लिए और फिर यंचिंग उसे लेकर उसके घर आ जाती है। और फिर यंचिंग इसे ऐसे बेहोश देखकर सोचती है कि चलो इस अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ और इसके क्लोज होके देखती हूँ कि आखिर मेरी मैजिक पावर रिस्टोर हो रही है कि नहीं। और फिर वो जल्दी से उसका फेस टच करने लगती है और फिर अपनी मैजिक पावर टेस्ट करने लगती है और सोचती है कि आखिर कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। पर उसके ऐसे मैजिक पावर ट्राई करने से वहाँ पर उसके शर्ट के बटन खुले जा रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो उसकी बॉडी देखती है तो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर शैन से मिलने के लिए उसके रूम ही आ रही होती है और जैसे ही वो यहाँ पर यंचिंग को देखती है तो जल्दी से छुप जाती है। और फिर यंचिंग सोचती है कि मुझे वैन की आवाज़ क्यों आई थी, लगता है मुझसे गलतफहमी हुई। तभी इतने में शैन इसे खींच लेता है और फिर वो इसे देखकर वही रात याद करने लगता है और कहता है कि तुम वही हो, और उसे फोर्सली किस करने लग जाता है। यंचिंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी ये सब देखकर यहाँ वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि यंचिंग तो मुझसे कह रही थी कि उसे किसी भी इंसान में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ पर मेरे मैन से इतना क्लोज क्यों हो रही है। और फिर यंचिंग को महसूस होता है कि मेरी मैजिक पावर्स आ रही है, यानी कि जितना ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट होगा वैसी ही मैजिक पावर्स आएगी। और फिर वो जल्दी से दूर होती है और इसे बताने लगती है कि देखो मिस्टर शैन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर वो तो इसे किस कर ही जा रहा होता है। तो यंचिंग इसे रोकने के लिए अपनी मैजिक यूज करती है और इसके सर पे वास मारती है। फिर वो बेहोश जाता है और ये डर जाती है कि कहीं मैंने इसे जान से तो नहीं मार दी, फिर तो मेरी सैलरी भी गई। फिर वो जल्दी से इसकी ब्रीथिंग चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है कि चलो ये जिंदा है, और फिर वो यहाँ से भाग जाती है। और फिर उसके जाते ही जल्दी से वैन यहाँ पर आ जाती है और सोचती है कि ये अच्छा मौका है, अब मैं मिस्टर शैन की वाइफ बन के ही रहूंगी। और फिर वो उसे टच करने लगती है, पर तभी शैन उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हारे ऊपर से परफ्यूम की कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है और मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल से एलर्जी है, इसलिए मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। फिर ये बहुत ही गुस्सा होती है कि आखिर मैंने परफ्यूम क्यों लगाई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है और तभी वो वास को देखकर सोचता है कि वो वास इतना दूर रखा था, तो आखिर उस लड़की ने मुझे वास से सर पे कैसे मारी। तभी इतने में यहाँ पर वैन आ जाती है और कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट रेडी करी हूँ, तो खा के जाओ। तो शैन कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कहने लगती है कि देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, कल रात जो हुआ वो मेरी गलती है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से निकालना मत, क्योंकि अगर मेरे मॉम डैड को पता चल गया कि मेरा फर्स्ट टाइम जा चुका है तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो शैन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ। तो ये जल्दी से इसे हक कर लेती है और कहती है कि थैंक यू, पर शैन जल्दी से उसे दूर कर देता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर वैन सोचती है कि यंचिंग तुम मुझसे कल्टीवेशन में ज्यादा हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम किसी मैन को जीतने में मुझे नहीं हरा सकती हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यंचिंग अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके कंपनी पहुंचती है और सोचती है कि अब पावर्स का वापस आना कितना अच्छा है। तभी यंचिंग देखती है कि सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग भी उस मैच मेकर से मिलना चाहते हैं जिसने इतने सारे लोगों की शादी करवाई है। तो यंचिंग जल्दी से जाकर उन लोग को बताती है कि वो मैच मेकर की ऑफिस अभी बंद है और क्योंकि उसकी बॉस के लिए मैंने काम कर चुकी हूँ तो मैं उससे चैट पर बात करती हूँ, तो मैं तुम लोग को स्पेशल टिकट देती हूँ जिसके बाद तुम लोग मैच मेकर से मिल पाओगे। फिर सभी एम्प्लॉयज बड़े खुश हो रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर सेक्रेटरी वांग आ जाती है और ये यंचिंग को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो अपने ड्रेसिंग सेंस को ठीक करने में टाइम लगाओ, आखिर तुम कैसे एम्बैरेसिंग कपड़े पहनती हो और हमारी कंपनी की इमेज खराब कर रही हो। अब तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो यंचिंग से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में हो।
यंचिंग सोचती है कि कहीं ये कल रात जो हुआ उसके बारे में मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहता है। फिर वो ऑफिस में चली जाती है और यहाँ पर सेक्रेटरी वांग को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर यंचिंग ऑफिस में आने के बाद शेन से कहती है कि कल जो मैंने करी थी वो मेरा सेल्फ डिफेंस था, तो इसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तो शेन कहता है कि किसने कहा कि मैंने तुम्हें ब्लेम करने के लिए बुलाया। तो यंचिंग कहती है कि अगर ब्लेम करने के लिए नहीं तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपने आप को बेचूं। तो शैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये सुनकर यंचिंग खुश हो जाती है और कहती है कि फिर तो अच्छी बात है। शैन बताता है कि कंपनी में एक इवेंट होने वाला है और उसे हैंडल करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो यंचिंग ये काम लेने के बाद यहाँ से जाने लगती है। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, अभी तुम्हें एक और काम करना है, मेरे साथ मिलकर फेस्टिवल के लिए गिफ्ट लेने चलना है। यंचिंग सोचती है कि लगता है ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना चाहता है, लेकिन अभी इसकी किस्मत का धागा मेरे साथ जुड़ा है तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। फिर ये कह देती है कि बॉस मेरा कहना मानो और आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट मत दो क्योंकि आपका और उनका रिलेशन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो शेन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये समझाने लगती है कि ट्रू लव को जल्दी में नहीं किया जाता है, उसे थोड़ा टाइम देते हैं, जो स्लोली स्लोली हो वही रियल लव होता है। तो इस पर शैन का रिएक्शन देखकर ये कहती है कि ठीक है बॉस मैं अपना काम करने जा रही हूँ। और शैन तो उसे जाता देखकर स्माइल करने लगता है और सोचता है कि ये कितनी सिली है। फिर उसके बाद वो उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और फिर यहाँ पर उसके लिए भी ड्रेसेस चूज करके खरीदने लगता है। तभी यंचिंग तो यहाँ पर बोर हो जाती है और वो वॉक करते हुए एक जेट शॉप में आ जाती है जहाँ पर उसे एक जेट दिखता है जो कि सिमिलर उसकी जेट की तरह दिखता है। फिर ये उसे चेक करके सोचती है कि इसके अंदर भी पावर है और फिर वो इसे अच्छे से देख ही रही होती है कि तभी इतने में स्टाफ यहाँ पर आकर इसके पास जेट देखकर कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर जेट चुराई हो। तो यंचिंग चिल्लाती है कि ध्यान से देखो ये मेरा जेट है और ये बचपन से मेरे साथ था। पर ये स्टाफ मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि सच बता दो ये जेट तुमने चुराई हो ना, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो यंचिंग भी कहती है कि मैंने ये जेट नहीं चुराई हूँ, तुम चाहे जो कर लो। पर ये स्टाफ मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि अगर तुमने सच में नहीं चुराई होगी ना तो मैं तुमसे नील डाउन होकर माफी मांगूंगी। फिर यहाँ पर एक मास्टर को बुलाती है और उन्हें चेक करने के लिए देती है कि इनमें से कौन सा जेट असली है। जरूर इस लड़की ने अपना जेट बदल के असली वाले ले ली होगी ना। तो मास्टर दोनों जेट को चेक करके बताता है कि दोनों ही असली है। तो ये सुनकर ये स्टाफ शॉक हो जाती है और फिर यंचिंग कहती है कि चलो अब मुझसे माफी मांगो, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं होती। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और फिर वो देखता है कि ये जेट सेम यंचिंग की तरह दिखने वाला जेट है, इसलिए वो इसे खरीद लेता है। और क्योंकि स्टाफ ने यंचिंग की बेइज्जती करी थी इसलिए वो इसे फायर करके यहाँ से चला जाता है। और फिर कार से जाते वक्त वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लिया हूँ तो वो ड्रेस तुम लेके जाओ। तो ये मना करती है कि बॉस में इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। तो ये कहता है कि ठीक है नहीं लेना तो फेंक दो। तो फिर ये ले लेती है और फिर रास्ते में यंचिंग को उसका सीनियर ब्रदर दिख जाता है और फिर वो इसे कहती है कि बॉस यहाँ पे कार रोक दो, मैं यहीं पर ही उतर जाऊंगी। और फिर वो शेन को बाय बोलकर जल्दी से कार से बाहर निकलती है और अपने सीनियर को जल्दी से जाके हक कर लेती है। शेन जैसे ये देखता है तो वो जेलस हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर यंचिंग इसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है बिना मैजिक के मेरी लाइफ कितनी ज्यादा टफ जा रही है, क्या कोई सॉल्यूशन मिला जिससे मैं इस किस्मत के धागे का बॉन्ड तोड़ सकूं। तो कहता है कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक किया पर अभी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, लेकिन मुझे यकीन है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यंचिंग कहती है कि थैंक यू, मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। तो ये कहता है कि हाँ बिना मैजिक के तुम केयरफुल रहना और हाँ कोई अगर प्रॉब्लम में फंस जाओ तो अपने ब्रदर को जरूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। फिर ये पूछता है कि वैसे वैन कहाँ पर है। तो यंचिंग बताती है कि अब वो कहीं और शिफ्ट हो गई है और उसने बताया कि वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने गई है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वांग यहाँ पर वैन को ड्रेस देने गई होती है और बताती है कि मिस्टर शैन ने ये स्पेशली आपके लिए पिक करे और ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगे। फिर नेक्स्ट डे जब वैन ये ड्रेस ट्राई करती है तो उसे जिप नहीं चढ़ रही होती है। फिर वो यहाँ पर मेड को बुलाती है और उसे जिप बंद करने के लिए बोलती है और गलती से वो मेड जिप को उसकी स्किन पे लगा देती है। तो ये उसे चिल्लाती है और नीचे पुश कर देती है और कहती है कि तुम्हें इतना सा भी काम करना नहीं आता है, रुको मैं तुम्हें फायर करूंगी। तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और जल्दी से अपनी मेड आंटी को उठाता है और उसे चिल्लाता है कि क्या तुम्हें पता भी है आंटी मेरे लिए कितने सालों से काम करती है और तुम उन्हें फायर करने की बात कर रही थी, तुमने सोची भी कैसे कि उनको फायर करने का हक तुम्हारे पास है। फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और तभी इतने में इसका जेट चमकने लगता है और श्याओ का सीनियर इसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि यंचिंग ने मुझे बताई कि तुम भी यहाँ कल्टीवेशन करने आई हो, तो क्यों ना तुम डिनर पे आओ, हम लोग सब जन मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यंचिंग यहाँ पर अपने सीनियर के साथ होती है और वो उसे पूछ रहा होता है कि जिस इंसान के साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी है कहीं वो तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा है। तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बाहर से बहुत ही कोल्ड दिखता है लेकिन है बहुत ही अच्छा और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। तो ये कहता है कि कहीं तुम्हें उस इंसान से प्यार तो नहीं हो गया। तो यंचिंग कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो सिर्फ कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वैन पहुंच जाती है और इसका इतना रिच लाइफस्टाइल देखकर ये लोग शक करने लगते हैं
कि तुम सच में कल्टीवेशन करती हो या फिर दुनियावी जिंदगी जी रही हो। ये लोग इसे सवाल करते हैं कि कहीं तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही हो, तो ये बता देती है कि हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है। तो यंचिंग और उसका सीनियर कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में किसी इंसान के लिए अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप करने वाली हो, ये कोई छोटा मैटर नहीं है। तो वैन इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग के दिमाग में सिर्फ कल्टीवेशन भरा हुआ है, तुम लोग को पता है ना कि मेरा ड्रीम था किसी रिच मैन से शादी करना, तो आखिर तुम लोग मुझे बार बार स्टॉप क्यों कर रहे हो। अब दोबारा से मेरे मैटर में तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यंचिंग को उसके लिए फिक्र होती है और वो अपने सीनियर से कहती है कि हमें उसे देखने जाना चाहिए, जरूर कोई उसे धोखा दे रहा है। फिर लोग जैसे ही बाहर पहुंचते हैं तब तक वो कार में बैठ के जा चुकी होती है। तो यंचिंग कहती है कि सीनियर सिस्टर आखिर इतनी बदल कैसे गई। तो कहता है कि अभी वो प्यार में पड़ी हुई ना, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है, जब उसे इस दुनिया की सच्चाई पता लगेगी तो उसे खुद ही अक्ल आ जाएगी कि ये सब सही नहीं है। तो यंचिंग कहती है कि लेकिन तब तक तो लेट हो जाएगा। देखो सीनियर, अभी तो मेरी मैजिक पावर काम नहीं कर रही है, तो क्यों ना आप अपनी मैजिक पावर यूज करके मुझे सीनियर सिस्टर से मिलवाने के लेके चलो, मैं उन्हें रोकना चाहती हूँ। पर यंचिंग के सीनियर की भी मैजिक बीच रास्ते में खत्म हो जाती है और ये लोग कहीं बीच रास्ते में नीचे गिरते हैं। और तभी शैन कास्टन इन दोनों को ऐसे साथ देख लेता है और इन लोग की फोटोज लेकर शैन को भेज देता है और उसे कहता है कि शायद सेक्रेटरी यैन किसी को डेट कर रही है। फिर शैन जैसे ये फोटोज देखता है तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और तुरंत ही यंचिंग को कॉल करके उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें प्लान रेडी करने के लिए बोला था वो तुम्हें अब कुछ दिनों में नहीं बल्कि आज ही सबमिट करना है, इसलिए इसी वक्त मेरे घर पहुंचो। फिर यंचिंग को बहुत ही गुस्सा आती है और ये अपने सीनियर से कहती है कि लगता है अब मुझे काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो सीनियर को भी बहुत गुस्सा आती है कि ये इंसान लोग भी बिल्कुल भी इंसान नहीं है, रुको मैं जल्द से जल्द तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन तब तक के लिए तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ शैन टाइम देखते हुए उसका वेट करे जा रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या वो कोई टर्टल है जो इतनी देर तक आई नहीं। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस जरूर वो अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कर रही होगी। तो ये सुनकर तो शैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर इसके बाद यंचिंग यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कहती है कि बॉस मैं आ गई। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम काम फिनिश करे बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तो ये सोचती है कि अगर मुझे अपनी पावर रिस्टोर ना करना होता ना तो मैं उसके मुंह पे 10 पंच मारती और फिर वो अपसेट होकर काम करने बैठती है। फिर शैन जब अपना शावर लेकर बाहर आता है तो देखता है कि वो बैठे बैठे सो रही है। तो ये उससे आवाज देता है। फिर जैसे ही वो उठती है तो इसकी बॉडी देखती रह जाती है। तभी शैन उसके क्लोज जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे अच्छे से देख ली। फिर वो जल्दी से बैठ जाती है और ये कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो जो मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दिया। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम मेरी सेक्रेटरी भी हो और कंपनी की एम्प्लॉय भी, तो तुम्हें हमारी कंपनी की इमेज मेंटेन करके रखना होगा और अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होगा। तो ये सोचती है कि कहीं इसे इस बारे में पता तो नहीं चल गया कि मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड की थी। अब तभी इतने में मेड यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि मिस वैन आपको बुला रही है क्योंकि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है। तो शेन कहता है कि आखिर मैं चेक करके क्या करूंगा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। वैन अपने रूम में बैठी होती है और एक्टिंग करने के एकदम मूड में होती है कि जैसे शैन यहाँ पर आएगा तो वो उसे बताएगी, पर यहाँ पर शैन नहीं बल्कि डॉक्टर आता है। तो ये बहुत ही गुस्सा होती है और इन लोग यहाँ से भगा देती है। फिर नेक्स्ट डे सेक्रेटरी वांग शैन को इवेंट के प्रपोजल के बारे में बता रही होती है। तो वो उसे कहता है कि इस बार का ये इवेंट यंचिंग हैंडल करेगी। तो ये कहती है कि बॉस अभी तो वो लड़की बहुत न्यू है तो वो क्या कर लेगी। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे पर्सनली गाइड करने वाला हूँ और हाँ यंचिंग को बता दो कि आज की डिनर पार्टी में वो मेरे साथ चलेगी। फिर ये बहुत ही गुस्से में यंचिंग को जाकर इस बारे में बता देती है कि डिनर पार्टी में आज उसे मिस्टर शैन के साथ जाना पड़ेगा। तो यंचिंग सोचती है कि आखिर ये मुझसे हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहती है। फिर वो शैन के साथ यहाँ डिनर के लिए पहुंचती है और यहाँ पर शैन का फ्रेंड यंचिंग को देखकर खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी तो सच में बहुत ही प्यारी है। और फिर वो यंचिंग से बातें करने लगता है और बताता है कि मैं शैन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और पूछता है कि क्या तुम भी किसी को डेट कर रही हो। तो कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो शैन का फ्रेंड बड़ा खुश हो रहा होता है और ये सब देखकर शैन जेलस होता है और अपने फ्रेंड को ड्रिंक लाने के लिए भेज देता है और यंचिंग से कहता है कि तुम याद रखो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। फिर शैन का फ्रेंड यहाँ पर यंचिंग के लिए ड्रिंक ले आता है और फिर यंचिंग इन सभी के साथ रॉक पेपर सीजर का गेम खेलते हुए काफी सारी ड्रिंक कर लेती है और बहुत ही ड्रंक हो जाती है। और फिर उसे इतना ड्रिंक करता हुआ देखकर शैन उसे रोकता है और फिर वो उसकी ड्रिंक लेकर खुद पी लेता है और फिर ये उसे उठाकर जल्दी से लेकर घर पहुंचता है और ये इतनी ड्रंक होती है कि उसे पकड़ के कहने लगती है कि जब तुम मेरे पास रहोगे तो मैं कुछ भी कर पाऊंगी और क्योंकि अब मैं कोई और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रख लूं। तो ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी यंचिंग उसे किस करने लग जाती है और फिर उसे रस्सी से बांधकर रूम में ले आती है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब यंचिंग की नींद खुलती है तो उसका सर दुख रहा होता है और उसे रात का कुछ भी याद नहीं आता। फिर वो शैन को देखकर पूछती है कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। तो वो कहता है कि क्या तुम भूल गई कि तुमने कल क्या की थी। तो यंचिंग को सब याद आ जाता है और बहुत ही शाय होने लगती है। फिर वो ऑफिस में आने के बाद उसे काम के बारे में रिपोर्ट कर रही होती है।
कि तभी इतने में यहाँ पर शैन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और शैन की ग्रैंडमा उसे बताती है कि वो जल्द ही एक रिचुअल करना चाहती हैं जिसमें वो शैन फैमिली के पूर्वज से प्रे करने वाली है कि शैन की जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो वो शैन से कहती है कि तुम्हें इस रिचुअल के लिए पहुंचना होगा। तो शैन हाँ कहता है और फिर इस रिचुअल के प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए शैन ये काम यानचिंग को दे देता है और फिर वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही होती है। पर सेक्रेटरी वांग इससे जेलस होती है और वो जानबूझ के यानचिंग को कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है। और फिर जब यहाँ पर शैन और उसकी मॉम पहुंचते हैं तो सेक्रेटरी वांग झूठ झूठ बताती है कि यानचिंग तो यहाँ पर आई नहीं और ये सारी प्रिपरेशन उसने की है। फिर रिचुअल का टाइम हो रहा होता है तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर स्टार्ट कर दें। फिर यानचिंग जब सारी चीजें लेकर पहुंचती है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते तो इसके पास ऑप्शन नहीं बचता और ये अपनी पावर्स का यूज करके दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। शैन उसे देखता है तो उसे जल्दी अंदर आने के लिए कहता है और तभी यहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और बहुत सारी चीजें गिरने लगती है। तो इसका इल्जाम सेक्रेटरी वांग यानचिंग पे लगाने लगती है कि जरूर वो एक बैड लक है और उसके आने के बाद ही ये सब हो रहा है, यानी वो अच्छी नहीं है और जरूर आपकी शैन फैमिली के पूर्वज को ये नहीं पसंद आ रही होगी और वो लोग नहीं चाहते होंगे कि ये यहाँ पर रहे, इसलिए इसे नील डाउन होकर अभी उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब तभी यहाँ पर यानचिंग को शैन फैमिली के पूर्वज दिखने लगते हैं और वो तो उससे ग्रीट कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि आप लोग को मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी मोड़ी नॉलेज जानती हूँ। पर शैन फैमिली के सभी लोगों को वो सब नहीं दिख रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। फिर सेक्रेटरी वांग यहाँ पर यानचिंग को निकालना चाह रही होती है और उसे पकड़ के कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चलो। तभी शैन फैमिली के पूर्वज इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं कि आखिर ये हमारी गॉडेस को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती है। और फिर सेक्रेटरी वांग तो यहाँ पर बेहोश जाती है और फिर शैन फैमिली के पूर्वज यानचिंग से एक हेल्प मांगते हैं और वो बताती है कि शैन फैमिली के ऊपर एक श्राप लगा हुआ है जो कि काफी सालों से, कि उन्हें हमेशा एक ही बेटा होता है। और वो बताती है कि श्राप को हटाने के लिए इस घर के बाहर एक ट्री है जिसमें अगर फ्लावर्स आ जाएंगे तो वो श्राप खत्म हो जाएगा। तो यानचिंग कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं श्राप को हटाने में हेल्प करूंगी। फिर यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा को यकीन हो जाता है कि यानचिंग को सच में पूर्वज दिख रहे थे और वो इन लोग को बताती है कि एक्चुअली मुझे मैजिक आती है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और इसे कहती है कि फिर तुम ही हमारी कोई हेल्प करो और फिर वो उसे उस ट्री के पास लेके जाती है। यानचिंग जब अपनी मैजिक पावर यूज करने जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी पावर्स कम पड़ रही है। फिर वो सोचती है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है और फिर वो शैन को सॉरी बोलकर जल्दी से उसे किस कर लेती है और उससे मैजिक पावर लेने के बाद उस ट्री के ऊपर पावर यूज करती है और फिर उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ग्रैंडमा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि यानचिंग ने उनकी फैमिली के ऊपर लगा हुआ इतना बड़ा श्राप हटा दिया और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने के लिए रेडी हूँ और मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में पहले ही कुछ चल रहा है। यानचिंग कहती है कि ग्रैंडमा आप जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है, अभी जो हुआ था वो कोई स्पेशल सिचुएशन थी, मुझे मैजिक पावर यूज करने के लिए ये करना पड़ा, नहीं तो मैं पावर्स नहीं यूज कर पा रही थी। और मेन बात तो ये कि मिस्टर शैन की पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो आखिर मैं इन्हें डेट कैसे कर सकती हूँ। तो ये जानने के बाद ग्रैंडमा को बुरा लगता है और वो शैन से कहती है कि इतनी अच्छी लड़की छोड़कर तुमने आखिर किसे चुना है। शैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा और वो अपनी ग्रैंडमा को यहाँ से भेज देता है। और फिर यानचिंग शैन से कहने लगती है कि क्या आपने अपनी ग्रैंडमा को एक्सप्लेन किया कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में मैजिक आती है। तो ये बताती है कि हाँ आती है। तो शैन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। तो ये कहती है कि आपने मुझसे पूछा थोड़ी ना था और वैसे भी मेरी मैजिक थोड़ी स्पेशल टाइप की है जो कि सिर्फ मुश्किल सिचुएशन में ही मैं यूज कर सकती हूँ। तो शैन वो सारी सिचुएशन याद करने लगता है जब यानचिंग ने इसके ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज की थी और फिर वो पूछता है कि उस दिन क्या होटल रूम में तुम ही थी, होटल रूम नंबर 606। फिर यानचिंग एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि बॉस आखिर इतने महंगे होटल में मुझे कहाँ एंट्री मिलेगी, लेकिन बॉस आखिर आप मुझे ये क्यों पूछ रहे हो। तो शैन नहीं बताता और कहता है कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर ये कहता है कि वैसे आज तुमने बहुत अच्छा काम की इसलिए मैं तुम्हारा बोनस डबल कर रहा हूँ। तो यानचिंग ये सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होती। तो ये कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे जो चाहिए वो आप मुझे नहीं दे सकते और फिर वो सोचने लग जाती है मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मैजिक पावर मिल जाए और हम दोनों के बीच का ये धागे का कनेक्शन कट हो जाए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं इसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तभी शैन से पूछता है कि बताओ मुझे तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जो मैं नहीं दे पाऊंगा। वो इसके क्लोज जाने लगता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस से मेरी एनर्जी ऑब्जॉर्व करना चाहती हो और तुम्हें एम्बैरेसिंग लग रहा है बोलने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा शाय होने लगती है और सोचती है कि मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। वो अपने आप को समझाती है कि
कि नहीं, कि ये सब बस उस किस्मत के धागे की पावर की वजह से हो रहा है। अब तभी इतने में यहाँ पर यानचिंग की नजर जाती है सारी अगरबत्तियों पर और ये कहती है कि जब पहले से इतनी सारी रखी थी तो सेक्रेटरी वांग ने मुझसे और क्यों मंगवाई। तो ये पूछता है कि क्या तुम ये लाने गई थी। तो ये बताती है कि हाँ, मैंने जब यहाँ पर सारे काम कर चुकी थी तो सेक्रेटरी वांग ने मुझे ये लाने के लिए भेज दी थी। तो ये सब सुनने के बाद शेन सब समझ जाता है और फिर वो नेक्स्ट डे अपने सेक्रेटरी वांग को चिल्लाता है कि उसने यानचिंग के बारे में कल सब झूठ बोली थी कि वो कल आई नहीं, और ये से चिल्लाता है कि दोबारा अगर तुमने उसे बुली करी तो अच्छा नहीं होगा। फिर ये सेक्रेटरी वांग को बहुत ही गुस्सा आती है और फिर यहाँ कंपनी में वैन आकर इसके साथ डील करती है और वो इसे कहती है कि यानचिंग मेरी भी दुश्मन है और तुम्हारी भी। मैं उसे शेन की लाइफ से दूर करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगी। तो ये तो तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि मैं उसे यहाँ कंपनी से निकालना चाहती हूँ। फिर वैन इसे एक मैजिकल स्पेल दे देती है और कहती है कि तुम इसे अपने पास रखो क्योंकि यानचिंग को मैजिक आती है और ये उसके अगेंस्ट काम करेगा। फिर सेक्रेटरी वांग भी याद करती है कि रिचुअल के टाइम पे वो कैसे अपनी मैजिक यूज कर रही थी, तो ये वैन को थैंक यू बोलती है कि ये अब उसके काम आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन यानचिंग को बिजनेस ट्रिप पे लेके जा रहा होता है। तभी अस्टिन देखता है कि बॉस आखिर इतना दूर के बैठे हुए, लगता है मुझे इन लोग की हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर वो ब्रेक मारता है और तभी यहाँ पर यानचिंग शैन के ऊपर गिर जाती है और फिर वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और तुरंत ही उसे सॉरी कहते हुए दूर होती है। फिर दोनों होटल पहुंचते हैं और क्लाइंट से मिलते हैं। सेक्रेटरी वांग यानचिंग से कहती है कि बॉस को सोने से पहले मिल्क पीने की आदत है, तो तुम उनके लिए खरीद के लेकर आओ। फिर यानचिंग जब रास्ते में होती है तो सेक्रेटरी वांग उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए कार भेजती है, पर यानचिंग अपनी मैजिक का यूज करके बच जाती है और ये देखकर ये समझ जाती है कि इसे तो सच में मैजिक आती है। फिर ये अपने उस पेपर का यूज करते हुए इसके ऊपर पानी फिकवाती है और फिर जब यानचिंग अपना मैजिक यूज करती है तो वो मैजिक काम नहीं करता। वो होटल आती है तो उसे पता लगता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा होटल रूम नहीं बचे, तो उसको शैन के साथ ही रहना पड़ेगा। शैन तो उसके साथ रूम शेयर करने के लिए बड़ा ही खुश होता है, पर ये सी कह देती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, आप बेड पर सो, मैं सोफा पर। और फिर रात में जब ये सो रही होती है तो शैन बेड पर से उठता है और उसे लेकर बेड पर लिटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इसकी नींद खुलती है तो ये शैन के पास अपने आप को देखकर शॉक होती है और जैसे वो उठने लगता है तो ये सोने की एक्टिंग करती है। तो शैन कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम उठ गई, बताओ आखिर तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो, तुम जानबूझ के यहाँ पर आई हो ना। तो ये कहती है कि बॉस मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। फिर ये तो कुछ कह ही नहीं पाई होती है और तभी इतने में अस्टिन आवाज देता है कि बॉस आपको क्लाइंट से मिले जाना है। तो अस्टिन की आवाज सुनकर जल्दी से यानचिंग उठ जाती है और फिर दोनों ही जैसे होटल रूम से बाहर निकलते हैं तो अस्टिन सोचता है कि अच्छा तो दोनों के बीच में कुछ हो रहा था। फिर यानचिंग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंचती है तो शैन उसे देखते रह जाता है और उसकी तारीफ करता है कि ये ड्रेस तुम्हें सूट कर रहा है। तो ये कहती है कि बॉस चॉइस भी तो आपकी है। फिर वो स्टेज पर पहुंचती है स्पीच देने के लिए, पर वो अपने पर्स में चेक करती है कि ड्राइव है ही नहीं और यहाँ पर सेक्रेटरी वांग हंस रही होती है क्योंकि उसी ने ड्राइव गायब की होती है। फिर वो यहाँ पर आकर शैन को इस बारे में बताती है कि बॉस ड्राइव यहाँ पर नहीं है जबकि मैंने लेकर आई थी। तो सेक्रेटरी वांग उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमसे इतना छोटा सा भी काम नहीं हुआ। फिर यहाँ पर लोग शैन की कंपनी की मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लोग बिना तैयारी के साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये सुनकर यानचिंग को बुरा लगता है और ये सोचती है कि मैं बॉस की कंपनी को ऐसे बैंकरप्ट होने नहीं दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। और फिर ये अपनी मैजिक पावर यूज करने का ट्राई करती है पर इसकी पावर काम ही नहीं कर रही होती है। तो ये सोचती है कि मेरे पास पावर्स हैं फिर भी मैं यूज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी शैन इसे देखकर समझ जाता है कि लगता है ये अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही है और उसे याद होता है कि उसने उसे बताई थी कि वो उससे क्लोज कांटेक्ट करेगा तो उसे एनर्जी आती है। तो ये जल्दी से यानचिंग को सभी के सामने किस कर लेता है और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और फिर वो किस करने के बाद उसे कहता है कि तुमने ने मुझे बताई थी ना कि किस करने से तुम्हारी मैजिक पावर रिकवर होती है। तो ये कहती है कि लेकिन इस बार प्रॉब्लम पावर्स की कमी का नहीं था बल्कि कुछ और है। फिर ये कहती है कि रुको मैं वापस से ट्राई करती हूँ और इस बार जब वो वापस से अपनी पावर यूज करती है तो ड्राइव आ जाती है। तो शैन और यानचिंग दोनों ही खुश हो जाते हैं और तभी सेक्रेटरी वांग चेक करती है कि वो स्पेल तो खराब हो गया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और फिर शैन यहाँ पर यानचिंग की तारीफ करता है कि तुमने आज सब कुछ अच्छे से हैंडल करी और इतने सारे क्लाइंट हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गए। फिर अस्टिन यहाँ पर सेक्रेटरी वांग को पकड़ के लाता है और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है कि उसने कैसे ड्राइव को चोरी की थी। तो यानचिंग कहती है कि अच्छा तो ड्राइव को चोरी करने वाली तुम थी। फिर ये तुरंत ही माफी मांगने लगती है पर शैन नहीं मानता और वो कहता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, तुम जैसे एम्प्लॉय मुझे मेरी कंपनी में नहीं चाहिए। और फिर यानचिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जो कोई भी तुम्हें बुली करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो यानचिंग कहती है कि मैं जानती हूँ मैं आपकी एम्प्लॉय जो हूँ और आप बहुत ही अच्छे बॉस है। फिर यहाँ पर वैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारा प्लान खराब हो गया और वो यानचिंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। फिर शैन जब घर पहुंचता है तो ये उसे हक कर लेती है पर शैन जल्दी से उसे दूर करता है और उसे समझा
समझाता है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और उसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ये चिल्लाने लग जाती है कि आखिर उस यानचिंग में ऐसा अच्छा है क्या जो तुम मुझे छोड़कर उसे देखते हो। तो शैन कह देता है कि वो तुमसे हर चीज में अच्छी है और हाँ तुम अब भी अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। फिर ये तुरंत ही इसे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने ऐसा गलती से बोल दी, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। तो शैन इसे लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है और ये सोच लेती है कि मैं यानचिंग को छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट डे यानचिंग जब कंपनी जाती है तो सेक्रेटरी वांग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बॉस को सेड्यूस करोगी और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में आओगी तो वो तुम्हें लाइक करने लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम बस एक मिस्ट्रेस हो और तुम बॉस को लाइक करती हो तो क्या हुआ, वो कभी तुम्हें लाइक नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर ही चली जाती है। तो फिर यानचिंग भी इस बार में सोचने लगती है कि क्या मैं सच में मिस्टर शैन को लाइक करती हूँ। फिर ये याद करने लगती है कि इसने अपने मास्टर से एक बार पूछी होती है कि किसी को लाइक करना कैसा होता है। उसके मास्टर बताते हैं कि जब तुम किसी को लाइक करने लगोगी तो तुम्हें उसे देखते ही हार्ट बीट बढ़ने लगेगी और तुम्हारा दिल करेगा कि तुम हमेशा उसे देखती रहो और अगर तुम उस पर्सन को टच करोगी तो बहुत ज्यादा शाय हो जाओगी। फिर ये सारी चीजें याद करती है और सोचती है कि लगता है मैं सच में उसे लाइक करने लगती हूँ। पर फिर ये अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं किसी इंसान को लाइक नहीं कर सकती। तभी इसका सीनियर ब्रदर जेड के जरिए उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि तुम जल्दी से मुझसे मिलने आओ, मुझे कोई सॉल्यूशन मिल गया। फिर ये खुश होकर तुरंत ही उसे मिलने पहुंचती है और पूछती है कि क्या सॉल्यूशन है। तो वो इसे दिखाता है कि तुम खुद पढ़ लो। यानचिंग पढ़ती है कि उसमें लिखा होता है कि प्यार का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे इस किस्मत की धागे के कनेक्शन को तोड़ने के लिए टीयर्स का यूज करना पड़ेगा। फिर इसका सीनियर पूछता है कि क्या हुआ, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लग गई हो। ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर असल में तो यानचिंग को इस बात से बहुत अपसेट फील हो रहा होता है। फिर वो अपने टीयर्स लाने की कोशिश करती है और मैजिक पावर का यूज करती है पर कुछ होता ही नहीं है। तो ये कहती है कि लगता है उसके कुछ कंडीशंस होंगे। फिर यहाँ पर यानचिंग को अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है तो ये तुरंत ही उसका पल्स चेक करता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। यानचिंग तो शॉक हो जाती है। फिर ये कहता है कि क्या उसी इंसान ने तुम्हें बुली किया है, रुको मैं उसे सबक सिखा के आता हूँ। तो ये कहती है तो ये इसे जल्दी से रोकती है और कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब इस किस्मत के धागे की पावर की वजह से हुआ। फिर यानचिंग डिसाइड करती है कि मैं इस बेबी को रखना चाहती हूँ और जब ये बॉर्न हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी कल्टीवेशन पूरी करूंगी। तो ये कहता है कि क्या तुम सच में श्योर हो और क्या तुम इस बारे में इस बच्चे के डैड को नहीं बताओगी। तो ये कहती है कि हाँ, मैं उससे दूर रहूंगी क्योंकि वैसे भी वो मुझे लाइक नहीं करता है और हमारा रिश्ता तो बस इस धागे की कनेक्शन की वजह से। फिर नेक्स्ट डे यानचिंग कंपनी में शैन को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही होती है पर फिर भी वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे काम वगैरह दे रहा होता है। फिर ऑफिस के बाद उसे घर छोड़ने भी जाता है। यानचिंग सोच रही होती है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है। फिर ये इसके घर छोड़ने भी जाता है और उसके लिए मेडिसिन भी ला कर देता है। तो ये कहती है कि बॉस अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो ये कहता है कि मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और तुम मुझे भगा रही हो। फिर ये यानचिंग से पूछ लेता है कि तुम आखिर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो तो आखिर तुम मुझसे कहती क्यों नहीं। तो कहती है कि आखिर ये बताने का क्या फायदा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ जब तुम्हारे पास पहले से गर्लफ्रेंड है। तो तभी इतने में शैन की नजर टेबल पर जाती है और वो इस घर प्रेगनेंसी रिपोर्ट उठा लेता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो बहुत ही शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे बताओ आखिर ये बेबी किसका है। तभी इतने में यहाँ पर वैन आई होती है और वो इन लोग की सारी बातें सुनने लगती है पर यानचिंग इसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। फिर वैन जल्दी से शैन को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तुम घर आ जाओ। यानचिंग ये सुन लेती है तो उसे और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो इसे चिल्लाकर अपने घर से निकाल देती है। फिर नेक्स्ट डे यानचिंग अपने मास्टर से मिलने जाती है और उनसे इस बारे में सवाल करती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वो चाहती क्या है, वो कल्टीवेशन करना चाहती है या फिर उस पर्सन के साथ रहना चाहती है जिसे वो लाइक करने लगी है। तो मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये अपने दिल से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ शैन यहाँ बहुत अपसेट होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। नेक्स्ट डे उसे मेड के जरिए इस बारे में पता लग जाता है कि वैन कोई प्रेग्नेंट नहीं है और वो बस एक्टिंग कर रही है। फिर ये उसे चिल्लाता है कि आखिर वो ये सब एक्टिंग कैसे कर सकती है। तो वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने झूठ बोल दी। पर फिर शैन यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और वैन सोच लेती है कि अब वो यानचिंग को रास्ते से हटा देगी और फिर ये उसे मारने के लिए अपनी मैजिक स्पेल करती है ताकि वो अपनी मैजिक ना यूज कर पाए और उसे मारने के लिए कुछ गुंडे भेज देती है। यानचिंग को जब ये गुंडे मिल जाते हैं तो वो अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है पर उसकी पावर्स काम नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर यानचिंग से मिलने के लिए माउंटेन ही गया होता है और तभी वो इन गुंडों को देखकर उनसे फाइट करने की कोशिश करता है और यानचिंग को बचाने लगता है पर फिर उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर यानचिंग बहुत ही घबरा जाती है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करती है तो उसकी मैजिक काम करने लगती है और फिर वो इन गुंडों को भगा देती है और फिर वो यहाँ पर शैन के लिए बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उसे बताती है कि वो सच में उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है। तभी शैन को होश आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने सब सुन लिया और फिर दोनों ही हक करते हैं।
ये पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ मुसीबत में हूँ। तो ये बताता है कि मैंने जो ये जेड पेंडेंट खरीदा था जो कि तुम्हारे वाले की सेम कॉपी है। तुम जब भी मुसीबत में होती हो तो ये चमकने लगता है, तो मुझे इस तरीके से पता चल गया। फिर दोनों बहुत ही खुश होते हैं और किस करने जा रहे होते हैं, पर तभी यहाँ बीच में अस्टिन आ जाता है और पूछने लगता है कि बॉस क्या आप ठीक है। तो शैन गुस्सा होकर कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर इसके बाद यानचिंग शैन को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और फिर वो यहाँ पर उसे इस बारे में बता देती है कि एक्चुअली उस दिन होटल रूम 606 में वही उसके साथ थी। फिर इसी वक्त ही शैन को सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है और फिर ये कंफर्म हो जाता है। तो ये जानकर बहुत ही हैप्पी होता है और इसे कहता है कि यानी जो तुम्हारा बेबी है। तो ये कहती है कि हाँ वो तुम्हारा है। फिर ये पूछता है कि वैसे वैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो ये कहती है कि तुम उसे कैसे जानते हो, वो मेरी सीनियर सिस्टर है, हम दोनों के मास्टर सेम है और हम दोनों ने माउंटेन पर अपने कल्टीवेशन करे। तो शैनी से उसके बारे में सब बता देता है कि जिसे तुम अच्छी समझ रही हो वो कोई अच्छी नहीं है, उसने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की है और मुझसे झूठ बोली है। ये सब जानकर ही शॉक होती है और कहती है कि जब वैन यहाँ पर आएगी तो मैं उससे खुद पूछूंगी। फिर जैसी वो यहाँ पर आती है तो यानचिंग उससे पूछने लगती है, पर ये फिर भी यहाँ पर सच नहीं बताती। तभी शैन यहाँ पर उसका स्पेल निकालता है। तो ये देखकर यानचिंग इसकी एक्सप्लेनेशन मांगती है कि आखिर ये क्या है। तो ये सब बता देती है कि हाँ मैंने गुंडों को तुम्हें मारने के लिए भेजी थी क्योंकि तुम मेरी अच्छी लाइफ के बीच में आ रही थी। तुमने बोली थी ना कि तुम्हें तो सिर्फ कल्टीवेशन करना है, तो आखिर तुम मेरे मैन को मुझसे क्यों छीन रही थी। और फिर ये कहती है कि जो मेरा नहीं होगा उसे मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। और फिर ये इसे पुश कर देती है ताकि इसका बेबी मर जाए। तभी शैन जल्दी से यहाँ पे डॉक्टर को बुलाता है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहकर यहाँ से वैन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। वो यहाँ पर माफी मांगने लगती है पर वो नहीं सुनता। फिर डॉक्टर यानचिंग का चेकअप करने के बाद बताता है कि वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो उसका बेबी कहाँ से होगा। तो कहती है कैसा कैसे हो सकता है, और वो जल्दी से अपनी रिपोर्ट दिखाती है। तो डॉक्टर बताता है कि इसमें नाम पढ़ो, इसमें तुम्हारा नहीं बल्कि कोई और वुमेन का नाम है। तो सीनियर ब्रदर कांटेक्ट करके बताता है कि शायद मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। फिर यानचिंग और शैन ये सब जानने के बाद हंसने लगते हैं और फिर लोग डिसाइड करते हैं कि वैसे ये लोग सच में अपना बेबी करेंगे। और फिर यानचिंग शैन को लेकर अपने मास्टर से मिलवाने जाती है और उनसे बताती है कि अब वो दोनों साथ हो गए। और वो पूछती है कि मास्टर का यहाँ गुस्सा तो नहीं है ना जो मैंने कल्टीवेशन को छोड़कर प्यार को चुनी हो। तो मास्टर कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, तुमने वो चुनी हो जो तुम्हारा दिल कह रहा था, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर यहाँ पर शैन मास्टर को थैंक यू बोलने लगता है। तो कहते हैं कि तुम मुझे नहीं बल्कि इस लड़की को थैंक यू बोलो क्योंकि इसी ने गड़बड़ी करी थी और तभी तो तुम दोनों की किस्मत जुड़ गई। यानचिंग और शैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यानचिंग कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं अब शैन के साथ सिटी में जा रही हूँ रहने के लिए। और फिर लोग मास्टर को बाय बोलकर चले जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।